सो वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 ये कहता है कि कोई भी पर्सन को आप रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग से पनिशमेंट नहीं दे सकते। रेट्रोस्पेक्टिव मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जैसे कि जिस दिन कानून बना उससे पहले, जैसे कि समझ लीजिए आपने सज़ा की है, कोई सज़ा की है, सॉरी, समझ लीजिए आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और उस दिन के पहले, उस दिन जो जजमेंट, उस दिन जो पनिशमेंट उस क्राइम की प्रिवेल हो रही थी, वही पनिशमेंट से आपको सज़ा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने आज क्राइम कर लिया और फिर थोड़े दिन बाद जाकर वो कोई लॉ बनाया जा रहा है, फिर आपको उसकी सज़ा दी जा रही है। इट कैन नॉट बी डन एंड इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग, ठीक है। मोर ओवर, अब देखिए ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको आपके खिलाफ, अपने खिलाफ, and person cannot be punished for the same crime twice, that is right against double jeopardy, ठीक है। इन डिटेल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन चैप्टर 1। अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मैंने आपको पहले ही बताया, ये बहुत हद तक इंटरप्रेट किया गया है बाय द जुडिशरी एंड आई टेल यू, और इसमें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि इसमें राइट टू लिव लाइवहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, ठीक है, अलग अलग जुडिशियल केसेस में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 2002 में किया गया है बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। एंड इससे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 ईयर्स ऑफ एज के स्टूडेंट्स को दी गई है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा आर्टिकल 22 भी ये कहता है कि आर्बिट्री अरेस्ट के अगेंस्ट आपको प्रिवेंशन देता है। इसमें मैंने आपको बताया था that there are two types of prevention, डिटेल में बताया था। one is punitive and another type of is preventive। जब आपने कोई क्राइम किया है उसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, दैट इज़ प्यूनिटिव। एंड अगर आपने क्राइम नहीं किया है उसके पहले आपको कमेंट रिटेन किया जा रहा है, दैट इज़ प्रिवेंटिव। दोनों में आपके पास राइट्स है, इसके राइट्स अलग है, इसके राइट्स अलग है। सो दोनों भी चीज़ें इसमें कवर्ड है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 23 एंड 24। सो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग, ठीक है, और फोर्स लेबर, दोनों से बचाता है। और 24 ये कहता है कि जो 14 ईयर्स से छोटे बच्चे हैं उन्हें आप फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे नुकसान हो, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। सेकेंडली आर्टिकल 25 से 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर इंसान अपना रिलीजन अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट भी कर सकता है, और साथ साथ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने पर आपको किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी और आपको उसके लिए टैक्स भी नहीं पे करना होगा। और इसके अलावा आप अगर कोई स्टेट का कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पर आप रिलीजियस तरीके की कोई भी तरीके की इंस्ट्रक्शन लेने से आप मना कर सकते हैं। आर्टिकल 29 प्राइमरली डील्स विद द आइडिया कि आपको माइनॉरिटी का कल्चर प्रिवेंट करना है, इसलिए माइनॉरिटीज़ जो है इंडिया में वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाकर वहाँ पर खुद की लैंग्वेज, खुद का रिलीजन जो है मतलब प्रोपोगेट कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट की वहाँ पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 30 ये कहता है कि सेम चीज़ कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है। अब आर्टिकल 31 तो रिमूव कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर आपका राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और आप जो है उसे चैलेंज कर सकते हैं कि मेरा मतलब किसी भी पर्सन ने आपका राइट अगर छीना है आपसे तो आप जाकर सुप्रीम कोर्ट को जो है अपील कर सकते हैं। As far as DPSPs are concerned, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ये सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ले करती है इंडिया के अंदर, और ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि देखिए इसमें कोई लीगल सेंक्शन नहीं है, मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मेंशन्ड है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप इसे समझेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें जो है एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया है गवर्नमेंट को कि आपको फ्यूचर में ये सब चीज़ें फॉलो करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है। आर्टिकल 37 ही जो है ये देता है इम्प्लीकेशन कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको फॉलो करनी है गवर्नेंस में।
डिफरेंट स्कॉलर्स इसको डिफरेंट वेज में क्लासीफाई करते हैं। मैं आपको बता दूँ ये क्लासिफिकेशन इतना रिजिड नहीं है। पहली चीज़ ये क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये बाद में जाकर डी बासु, लक्ष्मीकांत द्वारा इसे क्लासीफाई कर दिया गया था, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डिफरेंट अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है, आपको उसको समझ के पढ़ना है। पहले तो इसे 4 भाग में भी डिवाइड किया जा सकता है। अक्सर लोग सोशलिस्ट, वेस्टर्न लिबरल और गांधीयन आइडियल्स में डिवाइड करते हैं। कुछ लोग इसे आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी बुक में 4 लिखे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। देखिए, सोशलिस्टिक आइडियल्स जो है वो है आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43 ए। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि 43 ए जो है सोशलिस्टिक है और 43 बी जो है गांधीयन है, ठीक है। इतना आधा बोलते हैं ना, कोई इसमें स्ट्रिक्ट डाइकोटॉमी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और 43 ए और 43 बी दोनों भी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा 45 ये सब जो है सोशलिस्टिक आइडियल्स है। इसमें ये कहा जाता है कि आपको इनइक्वालिटीज़ जो है ख़त्म करनी है जो भी इनकम के अंदर है, और ये सबसे पहला आर्टिकल है 38। 39 कहता है कि आपको दोनों मैन एंड वुमेन के लिए लिव लाइवहुड क्रिएट करना है। 41 कहता है कि राइट टू वर्क देना है। 42 कहता है कि अच्छी कंडीशंस देनी है वर्क की, और मैटरनिटी लीव भी देना है। 43 जो है वो डिसेंट लिविंग वेजेस प्रमोट करना है और कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। अब देखिए ये बात ध्यान रखिए, ठीक है, समझिए चीज़ों को। याद देखिए आप करने जाएंगे ना, ये आपको ज़िंदगी भर याद नहीं होने वाला, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप कितना रटोगे। आर्टिकल 14 से लेकर आप आर्टिकल 50 तक रटते रहोगे, फिर 51 पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आएगी उसको भी रटते रहोगे। फिर आर्टिकल 5 से 11 तक जो सिटीजनशिप के जो क्लॉज थे वो भी आप रटते रहोगे। समझ लीजिए चीज़ों को, रटना तो है ही, लेकिन रटने से ज़्यादा समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, और जो गांधी जी है वो हमेशा से कॉटेज इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज करते थे, तो इसलिए जो है ये आर्टिकल 43 जो है गांधीयन भी है और सोशलिस्ट भी है। डिसेंट लिविंग वेजेस तो आपको समझ में आ ही रहा होगा पढ़ के कि सोशलिस्ट है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज पे एम्फसाइज है इसलिए ये गांधीयन भी है। फिर इसमें जो अमेंडमेंट किया गया था उसके अंदर वर्कर्स को पार्टिसिपेट करवाना है इंडस्ट्रीज़ में। तो देखिए इंडस्ट्री से पार्टिसिपेट करवाना है मतलब ये सोशलिस्ट है। और 43 बी जो है ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोफेशनल मैनेजमेंट करना है। अब देखिए गांधी जी का जो सपना था, मैंने आपको पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाया है स्वराज के बारे में। गांधी जी का जो सपना था स्वराज से रिलेटेड था, वो कुछ इस तरीके का था कि उन्हें स्वराज चाहिए और डिसेंट्रलाइज लेवल पे चाहिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग कोऑपरेटिव्स बनाकर जो है ऑर्डर्ड एनार्की चाहिए उन्हें, ठीक है। तो मतलब हर अपना अंदर कोऑपरेटिव रहा, और मतलब ना लोअर टू अपर लेवल तक के हर चीज़ बिल्कुल ऑर्डर्ड एनार्की में हो, ठीक है। तो ये उन्हें चाहिए था। तो ये जो है इसलिए इसे गांधीयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे गांधीयन भी लिख कर आएंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है, बस इसमें इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45। तो ये कहता है कि आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी है और एजुकेशन देनी है सबको। तो ये क्या है, हमारा सोशलिस्टिक आइडियल है। इसको चेंज किया गया था बाद में, क्योंकि देखिए जब 2002 के अंदर अमेंडमेंट एक्ट आया था, 2002 के अंदर राइट टू एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो उसमें क्योंकि ये जो एजुकेशन की बात की जा रही है, इसको थोड़ा सा, इसका जो टेक्स्ट है ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं गांधीयन आइडियल्स की, ठीक है। तो गांधीयन आइडियल्स में आर्टिकल 40 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की विलेज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब आर्टिकल 40 को फुलफिल करने के लिए 73rd 74th अमेंडमेंट पास हुआ था। वो पंचायती राज जो है इंडिया में शुरू हुआ, ठीक है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा 1992 1993, ठीक है। तो ये आर्टिकल 40 को पूरा करने के लिए जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ आर्टिकल जो 45 है, ठीक है, आर्टिकल 45 जो है आर्टिकल 45 गांधीयन भी कंसिडर किया जाता है बाय सम पीपल। आर्टिकल 43 भी गांधीयन कंसिडर किया जाता है, दोनों कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कोई इसमें रिजिडिटी नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 46 जो है एजुकेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बाकी सब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि गांधी जी हमेशा जो है अनटचेबल्स के लिए बहुत उन्होंने काम किया है, तो इसलिए ये गांधीयन है, ठीक है। उसके बाद 46 जो है इट ऑल्सो डील्स विद न्यूट्रिशन लेवल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है।
तो इसमें गांधी जी ने जो प्रोहिबिशन ऑफ लिकर की बात की है, ये भी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूडेड है। आर्टिकल 48 बेसिकली एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से डील करती है और स्लॉटर ऑफ काउ को प्रोहिबिट करने की बात करती है। अब देखिए वेस्टर्न लिबरल से भी कुछ आइडियाज हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में है। सबसे पहला है 39A। 39A देखिए ये ऐड हुआ था अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। 39A जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर ऐड हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। और इसमें फ्री लीगल एड जो है वो उसकी बात की गई थी। अब ये तो चीज़ें क्लियर है। उसके बाद आर्टिकल 44 जो है वो ये कहता है कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, जिसके बारे में अभी चर्चा चल रही है देश में, ठीक है, थोड़ा सा मुद्दा है ये पॉलिटिकल। उसके बाद आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग अलग रहेगी, ये मुद्दे की बात की जाती है, ठीक। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो लास्ट के जो 3 आर्टिकल है आप ऐसा याद रख लीजिए, आर्टिकल 48, 49, 51, 50 को छोड़ के, ठीक है, 50 जो है वो वेस्टर्न लिबरलिज्म में चला गया। ये सब वेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, जैसे कि हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़ें। 49 जो है मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, 51 यानी हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है। अब अगेन इसमें भी अगर आप लिबरलिज्म का आइडिया देखेंगे तो 51 भी लिबरलिज्म के अंदर भी आ सकता है। तो मैं यही कह रही हूँ, देयर इज़ नो rigid dichotomous distinction because this distinction is not mentioned in the constitution itself. It has been later demarcated by the different scholars and thinkers who has studied Indian constitution, ठीक है। तो इन्होंने किया है ये, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि स्पेशली मेंशन है कि ये है वो है, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। अब देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। देखिए शॉर्ट में समझेंगे, फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होते हैं नेचर में बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट द स्टेट, ठीक है। और डीपीएसपी पॉजिटिव होते हैं बिकॉज दे इंस्ट्रक्ट द स्टेट कि आपको क्या करना है। फंडामेंटल राइट्स जो है रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश करते हैं और इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लिबरल पॉलिसीज बताते हैं। डीपीएसपी सोशलिस्ट भी होते हैं, गांधीयन भी होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल होते हैं, यानी आप कोर्ट के पास जाकर कह सकते हो कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। डीपीएसपी से आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। दीज आर जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नेंस और ये आप जस्टिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे टेंड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं, डीपीएसपी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिलके ह्यूमन राइट्स फॉर्म करते हैं इंडिविजुअल के। अब जैसे जस्टिस भगवती के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो जर्नी है बहुत बड़ी रही है। शुरुआत हुई थी सिविल राइट से, फिर गई पॉलिटिकल राइट्स पे, फिर गई सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये दर्शाते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड डीपीएसपी हमारे सोशो इकोनॉमिक राइट्स दर्शाते हैं। ये सब इसलिए है ताकि हम एक इगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश कर सकें, ये जो है इसका मेन मकसद है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो इसे कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंटरेस्टिंगली फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके का डिमार्केशन नहीं था, ठीक है। पहले ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं होता था, नॉर्मल तरीके का लोग राइट डिमांड करते थे, बट जो भी जैसे राइट टू वर्क ये वो उसको डिवाइड कर दिया गया इस बेसिस पे कि वो जस्टिसेबल है या नहीं है, ठीक है। तो दे वर ऑल कैटेगराइज एज फंडामेंटल राइट्स ओनली, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था तो हमने जो है उसको थोड़ी तरीके से डिवाइड कर दिया। अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के माइंड में क्या था, तो वो चाहते थे कहीं न कहीं कि इंडिविजुअल की फ्रीडम भी मैक्सिमाइज़ हो और साथ-साथ जो सोसाइटी है उसकी नीड्स भी पूरी हो। एंड पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें हमने जो है राइट्स के बारे में डिस्कस किया, पार्ट 4 में हमने डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया। और दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए अगर सिर्फ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपको मिल जाए, सोशो इकोनॉमिक राइट्स ना मिले तो आप सेटिस्फाई नहीं रहोगे। अगर सिर्फ सोशल इकोनॉमिक राइट्स मिल गए, सिविल पॉलिटिकल नहीं रहे तो भी कुछ काम का नहीं है। तो दोनों भी चीज़ें आपके लिए जो है ज़रूरी है, सिविल पॉलिटिकल राइट्स जो है, साथ-साथ जो है आपको सोशो इकोनॉमिक राइट्स दोनों भी ज़रूरी है।
अब आज तो हमें देखने को लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डिफरेंट केसेस आए हैं, तो वैसे ही जो है डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते थे, इसमें समझ में आता था कि अ, अगर पार्ट 3 में ऐसा कुछ है जिसको फुलफिल करने के लिए पार्ट 4 का कोई क्लॉज वायलेट हो रहा है, तो क्या उसको वैलिडेट किया जाएगा या नहीं, या वाइस वर्सा। मतलब दोनों में से इम्पोर्टेंस किसको ज़्यादा दी जाने वाली है। तो इसके अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंटरप्रेट किया है इसे, और उसके बाद हम समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो हुआ कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, वो भी हम समझेंगे। पहले तो हमें पता था अपने आप में कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है और डीपीएसपी जो है वो जस्टिसिएबल नहीं है। तो सबसे पहले जो मुद्दा उठा वो तो था राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 के अंदर था, और राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के लिए आपको पता है कि हमें एक राइट को हटाने के लिए क्या नाम दिया गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर जो है क्या दिया गया है, आपको वेलफेयर इंश्योर करना है। तो वेलफेयर वेलफेयर इंश्योर करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट को अब्लिज करना भी पड़ा, तो आप कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग जजमेंट अलग अलग टाइम पे पास हुए, उसको हम समझेंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच में किस तरीके का टसल रहा, और फिर वो फाइनली किस तरीके से रिजॉल्व हुआ। तो सबसे पहला जो केस था 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। इसमें उन्होंने कहा कि डीपीएसपी जो है आर्टिकल 37 से इन्फोर्सेबल है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। इट मीन्स दैट कि मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है, सुपीरियर है। ठीक है, ये उन कोर्ट ने जो है ओपाइन किया। दूसरा फेज था जिसमें ये बोला गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने आप में फंडामेंटल राइट्स पे एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन है। जैसे बॉम्बे वर्सेस बालसारा द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का ये जो केस था इसमें बताया गया कि जो लिकर है उसका कंजम्पशन बैन किया गया एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल प्रिपरेशनर। अब देखेंगे अगर आप तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही मेंशन है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए गांधी प्रिंसिपल है कि आपको लिकर बैन करना है। ठीक है, और कोर्ट ने ये भी कहा कि लेकिन क्योंकि हम पूरी तरीके से लिकर इसलिए नहीं बैन कर सकते क्योंकि आर्टिकल 19 का पार्ट नंबर 6 आपको क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम है कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस करने की, प्रोफेशन प्रैक्टिस करने की। तो अब ये इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, क्योंकि क्यों रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बिकॉज डीपीएसपी जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, सिमिलरली स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह में अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 39 बी उन्होंने इंक्लूड किया और कहा कि सर्टेन जमींदारी एबॉलिशन लॉ हैड बीन पास फॉर अ पब्लिक पर्पस विद द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 31(2)। तो मतलब उन्होंने यही चीज़ कही कि अगर हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का करना है तो हमने ज़मींदारी एबॉलिशन लॉ जो है इसलिए पास किया है। तो डीपीएसपी को उन्होंने क्या कहा, डीपीएसपी जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। थर्ड जो है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की जाती है। अब होता क्या है इसमें पर्टिकुलरली मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यूपी एमपी और बिहार के अंदर सर्टेन एनिमल्स के स्लॉटर पे जो है बैन लगा दिया गया था। अब आप देखेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 19(1) का पार्ट नंबर 6 क्या कहता है कि किसी भी इंसान को प्रैक्टिस प्रोफेशन करने का जो है आप रोक नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए लिकर का कंजम्पशन सबको पता है खराब है। ठीक है, ड्रग्स तो चलिए छोड़िए, लिकर का कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेंट्स का कंजम्पशन हम सबको पता है खराब है, स्टेट को पता है खराब है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है खराब है। ठीक है, डीपीएसपी में लिखा है, लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं बैन किया जा सकता है, बिकॉज आर्टिकल 19 का पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर जो हमारा एफ है वो क्या कहता है कि आप कोई भी तरीके का ट्रेड प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वैसे ही जो है जो काऊ स्लॉटर है इस पे जो है डाउट उठाया गया कि क्योंकि आर्टिकल 19(1) के अंदर आप जो है कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में उन्होंने कहा कि उनका जो बिजनेस है बुचर ट्रेड का वो जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये राइट मिला गया है। ठीक है, कि वो अपना फंडामेंटल राइट जो है दिया गया है कि वो कोई भी तरीके का प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
और स्टेट को कहा कि भले ही आपको डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन स्टेट डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी के फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकता। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का जो है कॉन्सेप्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके चलते 25th अमेंडमेंट के अंदर एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 31C के अंदर। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे थे। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करे, लेकिन डीपीएसपी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट कोशिश करी जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने ये क्लॉज डाल दिया 31C के अंदर 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि अगर हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ ऐड करते हैं तो ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है ये इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वैलिडिटी जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको चैलेंज किया गया इन दी केशवानंदा भारती केस। और सेकंड वाला जो पार्ट था इसमें कहा गया कि चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो जुडिशरी ऐसे चीज़ों को जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट की चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको सबसे पहले स्ट्रक डाउन कर देते हैं। वो जुडिशरी कहता है भाई हमारा राइट है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम किसी चीज़ को भी जो है चैलेंज कर सकते हैं, तो तुम ये कह नहीं सकते कि हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो जुडिशरी ने सबसे पहले इसको क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये सेकंड पार्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, और फर्स्ट पार्ट की वैलिडिटी जो है ये केशवानंद भारती केस में कहा गया कि हाँ ये चीज़ करी जा सकती है। कोई भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, बट गिवन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये आपको पता है। अब हुआ ये कि आर्टिकल 31C के चलते, मतलब आर्टिकल 39B एंड C जो कि डीपीएसपी था, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई आर्टिकल 14, 19 एंड 31 के ऊपर। ठीक है, ये बात समझने वाली है। तो अब उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की चीज़ें हैं, आपस में हार्मोनी बना के रखना ही जो है काम है। तो फिर फाइनली मिनर्वा व्हील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है इसमें जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट आया, और 31C का जो अमेंडमेंट था, आर्टिकल 31C के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में, उसे कहा गया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटा दिया गया। और कोर्ट ने कहा कि यही चीज़ में भलाई होगी कि हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक हार्मनी बनाए रखें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ले, ना कि एक दूसरे को कॉम्पिटेटिवली तरीके से ले, कि डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करना है तो फंडामेंटल राइट्स जो है हटा दो, या फंडामेंटल राइट्स हटाना है तो डीपीएसपी इम्प्लीमेंट कर दो। दोनों को साथ में लेकर चलना हमारा ड्यूटी बनती है। तो 31C के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसको हटा दिया गया, लेकिन जो 31C एक्चुअल आर्टिकल था उसे जो है नहीं हटाया गया। उसमें कहा गया कि आपको ये जो है इम्पॉर्टेंट है वेलफेयर के लिए, और ये आर्टिकल 14 और 19 को वॉलेट नहीं किया जाता। देखिए आर्टिकल 31C क्या था, आर्टिकल 31C ये था कि अगर स्टेट कोई भी तरीके का डीपीएसपी इंट्रोड्यूस करता है जो कि 14 एंड 19 को वॉलेट करता है, तो वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, इट विल नॉट बी डिक्लेयर एज नल एंड वॉइड। तो ये आर्टिकल को स्ट्रक डाउन नहीं किया गया, बल्कि इसको कहा गया कि ये लोगों की भलाई के लिए है। और अगर समझ लीजिए ऐसा कोई आर्टिकल आ जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि लोगों की भलाई के लिए नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देख के जुडिशियल रिव्यू करके स्ट्रक डाउन तो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये चीज़ इंश्योर कर दी गई। बाकी जो 31C के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसे जो है हटा दिया गया। सो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। थोड़ा सा इसमें टेक्निकलिटी है, मैंने आपको पहले ही समझाया था। डिफरेंट केसेस है, देखिए शंकरी प्रसाद केस, और सज्जन सिंह केस, फिर गोलकनाथ केस, फिर केशवानंदा भारती केस, फिर मिनर्वा मिल केस। ये सारे केसेस आपको याद करने हैं, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए। फिर आपको सारे केसेस याद करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए आपको अलग केसेस याद करने हैं। उसमें चंपाकम दोराई वाला केस, फिर आपको बालसारा वाला केस, फिर हनीफ कुरैशी वाला केस, फिर आपको जो केशवानंदा भारती केस 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो वाला आपको देखना है।
फिर आपको कृष्णनंदा भारती केस याद रखना है। फिर उसके बाद 1980 के अंदर जो मिनर्वा मिल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ उसको याद रखना है। आर्टिकल्स आपको 31C याद रखना है, उसके अंदर अमेंडमेंट क्या हुआ वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 368 जो कि अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, वो आपको याद रखना है। और आर्टिकल 368 के अंदर क्या अमेंडमेंट किए गए वो आपको याद रखना है। आर्टिकल 13 के अंदर भी अमेंडमेंट किए गए थे, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया, वो आपको याद रखना है। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ी बेसिक है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक के जो आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद आर्टिकल 35 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 36, वैसे तो देखिए जो ये मैं आपको बता रही हूँ कि 33 से 35 के जो आर्टिकल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 38 से लेकर जो आपके सोशलिस्ट मतलब आर्टिकल सोशलिस्ट डीपीएसपी है, 38 से लेकर आपको 51 तक के जो सोशलिस्ट डीपीएसपी है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर 51 के बाद आपके जो है क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 51 के पार्ट नंबर ए से लेके के तक के आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो आपको याद रखनी है। और उसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो सब आपको याद रखना है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखना है, तो ये बहुत टेक्निकल पेपर है। जब तक आप इसे समझेंगे नहीं और बार-बार सुनेंगे नहीं और बार-बार याद नहीं करेंगे जब तक ये नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो आप एक लिस्ट बनाइए प्रॉपर आर्टिकल्स की, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, और फिर इसे याद करिए, इसे समझिए, तभी जाके जो है काम होने वाला है। क्योंकि आप ऐसे ही सुनेंगे कहानी जैसा और फिर हो गया तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब हम कंक्लूजन पे पहुँच चुके हैं और ये आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक के। अब देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक्सप्लेन। तो इसमें आपको सारे केसेस एक्सप्लेन करने हैं, दोनों किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक्सप्लेन करने हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स का ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, और फंडामेंटल राइट जैसे समझ लीजिए फंडामेंटल राइट किस तरीके से डीपीएसपी से रिलेटेड है वो आपको एक्सप्लेन करना है, और ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे जब तक कि जो है चीज़ें नहीं बनेगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होगी। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में, और ये जो पावर है, फंक्शंस है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल, तो आई विल प्रेफर यू टू गिव अ रीड, ठीक है। जब आप रीडिंग करेंगे देखिए आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आ भी जाएगी तो आपको याद नहीं होगी, ठीक है। तो आपको प्रेशराइज़ नहीं करना है अपने आप को कि मैं याद कर लूँ, बिकॉज़ 3 से 4 बार पढ़ने के बाद याद होगी। तो आप एक बार पढ़ लेंगे खुद से, फिर समझ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें जो है याद हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।